आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीस एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट का दूसरा पार्ट, जिसमें थोड़े से ग्राफ्स हैं। कई बार होता है जब मैं भी पढ़ाती हूँ क्लास में, एमबीए वाले बच्चे हैं, बीबीए वाले बच्चे कहते हैं मैम ये पोर्शन नहीं करने वाले, आप ये स्किप करा दो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बहुत पोर्शन इजी है, आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। थोड़ा सा बस गिनतियां देख के आप घबरा जाते हैं, थोड़ी सी आड़ी तिरछी लाइनों को देख के घबरा जाते हैं। नो, ग्राफ्स बहुत इजी हैं। बस अपने आप को आप आधा घंटा दे दीजिए और मुझे भी, ताकि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा क्लियर हो सके कि आगे कभी जिंदगी में आपको इस पोर्शन से डर ना लगे। आप इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में कोई रिसर्च भी करना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी है, बस ये सोचकर शुरू करिएगा हर चीज को। हमेशा ये सोचकर शुरू करो कि इतनी ज्यादा इजी चीज तो मैंने देखी ही नहीं, और यही एटीट्यूड आपको आगे बढ़ा देगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं, हमने टोटल कॉस्ट भी पढ़ लिया था पिछली बारी। अब इस पार्ट में देखेंगे एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट, जैसे कि टोटल कॉस्ट हमारा बनता था टोटल फिक्स कॉस्ट से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। वेरिएबल फिक्स तो आप तो जानते ही हैं अब तो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वेरी करे यानी चेंज हो, जैसे लेबर की कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट होती है जो स्थिर रहे, एक बार करने के बाद वो कुछ समय तक हम नहीं करते, साल 6 महीने तक हम शांत बैठे रहते हैं कि मशीनें नहीं खरीदनी है, वो उत्पादन इसी से चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, हमारा एवरेज कॉस्ट किसका समेशन होती है, जोड़ किसका, एवरेज फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, दोनों फिक्स और वेरिएबल हर जगह आ रहे हैं, ठीक है। अब ये हम यहां पे देखेंगे किस तरह निकालते हैं। इसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी हर उत्पादन की इकाई के ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ी पर यूनिट ऑफ आउटपुट, उसी को हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब जितनी भी टोटल कॉस्ट हो, सपोज आपकी टोटल कॉस्ट है 100, ठीक है, और आपने 10 यूनिट्स आपके बनाए, किसी भी चीज के 10 इकाइयां बनाई, 10 यूनिट्स, जैसे कि 10 बिस्किट के पैकेट बनाए और 100 रुपए आपके लगे। टोटल कॉस्ट कितनी हुई 100, और आपकी क्वांटिटी कितनी, आपने 10 पैकेट बिस्किट बनाए, तो सिंपल है, आपका कितना आया एवरेज कॉस्ट 10 रुपीज आ गया, ठीक है। तो ₹10 इज योर एवरेज कॉस्ट। तो कितना सिंपल है, देखिए पहली चीज समझ में आ गई, ठीक है। और ये याद रखना कि एवरेज कॉस्ट जो बनती है एवरेज फिक्स कॉस्ट से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, क्योंकि दोनों तरह की लागत लगती है ना भाई, फिक्स कॉस्ट भी लगेगी और वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको हम एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए। फिक्स कॉस्ट याद है, पिछली बार हमने वीडियो में क्या किया था, हमने सारी की सारी फिक्स कॉस्ट, मशीनों की जो हमारी खरीदारी की, हमने फिक्स कॉस्ट उसे कहते हैं, जो प्लांट और मशीनरी की को खरीदने में या लगाने में लगती है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी, 10 लाख रुपए थी हमारी, लगातार हमारी 10 लाख थी। हमने एक मैक्सिमम कैपेसिटी ली थी किसी भी प्रोडक्शन की, और उस हिसाब से हमने देखा था कि मशीनें हम एक बार खरीदेंगे, 10 लाख की मशीनें से हम उत्पादन कर सकते हैं, साल 6 महीने हम उनसे उत्पादन करते रह सकते हैं, जब तक कि हमारे ऑर्डर और बढ़ के नहीं आते, सेम रहेगी। तो 10 लाख है फिक्स कॉस्ट हमेशा। अब इसको आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, बस जैसे एवरेज कॉस्ट निकाली हमने यहाँ पे। देखो, अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट फर्स्ट यूनिट आउटपुट पे कितना, एक यूनिट के आउटपुट पे कितना है, 10 लाख रुपीज, सेम है। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना है, 10। उसके बाद दूसरा जो हमने उत्पादन किया, यानी 2 इकाइयां, 2 बिस्किट के पैकेट सपोज बनाए, तो हमने उसका भी फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, 10 ही तो रहेगी। अब फिर लेकिन 2 बिस्किट बनाए तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 5 आ गई आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो कितनी आसानी से निकालिए। देखो, ये जो फिक्स कॉस्ट है हम इसको आउटपुट से डिवाइड करते चले जा रहे हैं, जैसे कि 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 बाय 6, 10 बाय 7, 10 बाय 8। तो इस तरह हमारी ये डिजिट्स निकल के यहाँ पे वैल्यूज निकल के आ रही है। तो ये क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो आप देखिएगा यहाँ जो हम बनाते हैं ग्राफ, इसका जो ग्राफ बना है, देखो शुरू में क्या है, ये बढ़ी हुई है, एवरेज फिक्स कॉस्ट बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर आप 10 लाख की मशीन से सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट बना रहे तो ऑब्वियसली उसकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो तो बहुत ज्यादा आने वाली, क्योंकि एक ही तो बिस्किट का पैकेट बनाया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब ये आपके 10 पर है, यहाँ पे 10 लाख रुपीज पर है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपना उत्पादन बढ़ाते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, वैसे वैसे कॉस्ट आपकी कम होती चली जाती है। हालांकि हम यहाँ पे फिगर्स बहुत छोटे ले रहे हैं कैलकुलेशन के और समझाने की वजह से, लेकिन ऐसा फैक्ट्रीज में क्या होता है कि जो मशीनें हैं जब वो बहुत कम उत्पादन करती हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट काफी ज्यादा आती है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा आपने खर्चा कर दिया, 10 लाख रुपए खर्च किए और उत्पादन किया आपने सिर्फ 100 रुपए का, तो आपकी ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट ज्यादा आएगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। लेकिन जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं,
अब 10 लाख रुपए की लागत से अगर आप 10 लाख का सामान बना 10 लाख यूनिट्स बनाए तो ऑब्वियसली 1 रुपी पर हेड आ जाएगी, ठीक है, उतनी घट जाएगी आपकी। तो ये आपको कैलकुलेशन देखनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बताऊं आपको 10 लाख का एग्जांपल दिया 10, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो लाख में 5 जीरोस होते हैं और 10 लाख रुपए की मशीनें आपने लगाई और 10 लाख का ही सामान बना दिया 1 2 3 4 5। तो अब देखो सारे जीरो कट गए तो कितना आया, हर एक कमोडिटी को बनाने का एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आई, 1 ही रुपया आया। तो इसीलिए होता है कि जब फैक्ट्री बहुत पुरानी हो जाती है, बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करती है, जब ऑर्डर बहुत सारा उत्पादन करती हैं और उनके पास बहुत बड़ा आ जाता है, तो उनकी जो कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज्यादा अच्छी तरह उनकी कैपेसिटी यूज हो रही है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है उनके रिसोर्सेज का। तो आगे बढ़े, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोले क्यों है, ये कभी भी यहाँ टच नहीं करेगा, यहाँ टच नहीं करेगा, बीच में लटका रहेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोले इसलिए है कि इसकी वैल्यू हर पॉइंट पर 10 है, यहाँ पे इंटू करके देख लो। जब आप आउटपुट से इंटू करते हैं इसका तो हमेशा 10 आएगी इसकी वैल्यू, इसलिए ये नेगेटिवली स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कम होती चली जाती है। कितना सिंपल है देखो, ठीक है। अब देखो आगे बढ़े, ये हो गया हमारा क्लियर। अब आते हैं हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। देखो ये जो दोनों मैंने शेड्यूल्स लिए हैं ना, पिछले वीडियो से लिए हैं। फिक्स कॉस्ट हमने 10 लाख रुपीस रखी थी, 10 10 10 10 रखी हुई है यहाँ पे, और वेरिएबल कॉस्ट हमने 10 18 24 28 इस तरह रखी थी उसमें, तो ये भी मैंने वहीं से ली है। तो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, अब क्वांटिटी सेम है, आउटपुट सेम है हमारा। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की जगह क्योंकि हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाले तो हमने वेरिएबल कॉस्ट ली है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसे कहेंगे। टीवीसी भी लिख सकते हो, नहीं तो वीसी लिखो। ओके, अब यहाँ पे 10 है, शुरू में 10 है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 28। इसका रीजन पिछले वीडियो में बताया, लेकिन अब फिर से बताती हूँ कि जब शुरू में हम सिर्फ एक बिस्किट या ब्रेड अपने घर में बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हम मैदा लाएंगे, केमिकल्स लाएंगे, आपके जो है बेकिंग सोडा लाएंगे, बेकिंग पाउडर, जो भी कुछ शुगर वगैरह लाएंगे, बटर। अब उससे सिर्फ हमने एक ब्रेड बनाया, सपोज एक यूनिट बनाई, तो क्या है उसमें से कुछ सामान बच जाता है हमारा, तो हम दूसरे ब्रेड के पैकेट को बनाने में यूज कर सकते हैं। जब हमने तीसरा बनाया तो इन दोनों का सामान बच गया थोड़ा थोड़ा, हम दोबारा भी तो खरीद रहे हैं ना, कॉस्ट तो दोबारा भी लग रही है। तो क्या होता है कि जो कॉस्ट है, वो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो घटती चली जाती है, क्योंकि कुछ कच्चा माल हमारे पास बच जाता है जो हम आगे के उत्पादन में यूज करते हैं। जैसे कल हमने पैटीज बनाई सपोज, या आलू की टिक्की बनाई, तो कुछ आलू बच जाते हैं ना हमारे घर में भी सामान बचता है, तो हम अगले दिन इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे ही इंडस्ट्रीज में होता है कि जो रॉ मटेरियल उनके पास बच जाता है पहले के उत्पादन से, वो अगले उत्पादन में उसे यूज करते चले जाते हैं। तो इसीलिए जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो लागतों की कॉस्ट है, वो घटती चली जाती है। अब यहाँ पे लेबर भी है, देखो अब एक लेबर एक ब्रेड बना लेगा, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ एक लेबर एक ही ब्रेड बना सकता है? नहीं भाई, वो तो बहुत सारी एक दिन में कम से कम 50-100 ब्रेड तो बना सकता है। तो क्या है कि वो कॉस्ट घटी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी घटी, रॉ मटेरियल है वो भी बचा, लेबर है वो भी हम अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है, ये घटती चली जा रही है, ठीक है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप कैलकुलेट करिए। अब यहाँ पे सिंपल है, फिर डिवाइड कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है शुरू में? 10, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 10 थी, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट पे आपकी 10 है। अब देखो एक बात याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट अगर आउटपुट 0 है तो 0 रहेगी। यहाँ मैंने 0 नहीं लिया, थोड़ा शॉर्ट करना था मुझे टेबल को, शेड्यूल को। पिछले वीडियो में बताया कि अगर आपका एक भी पैकेट ब्रेड का नहीं बनता है तो वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमेशा रहेगी। 10 लाख है तो 10 लाख रहेगी शुरू, अगर 0 उत्पादन है तब भी, क्योंकि जब आप कुछ भी उत्पादन नहीं करते तब भी फैक्ट्री तो रखते हो ना भाई, मशीन तो रखी रहेगी ना हमारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 है वेरिएबल कॉस्ट, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, इस तरह डिवीजन करते चले जाओ, 24 बाय 3, 28 बाय 4, 32 बाय 5, ये आपकी वैल्यूज आते चले जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब इसमें एक रिलेशन देखिए आप वैल्यूज में, यहाँ देखो फिक्स कॉस्ट तो लगातार कम होती चली गई है, देखो ये, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का थोड़ा रिलेशन अलग है। देखो शुरू में बहुत ज्यादा है ये, बीच में फिर 9 हुई, 8 हुई, 7 हुई, 6.4, 6.3, 6.3 मिनिमम आई, उसके बाद 6.6 और फिर 7.7 होगी। ऐसा क्यों हुआ भाई? देखो होता क्या है, जब एक लेवल तक उत्पादन होता है, कच्चा माल भी ठीक ठाक रहता है, मालिक बहुत ध्यान दे रहा है अपनी फैक्ट्री पर, बहुत सही से काम चल रहा है, मजदूर भी लगे पड़े हैं, लेकिन होता क्या है, एक लिमिट के बाद क्या होता है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। अब देखो यहाँ तो छोटी वैल्यू ली गई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या होता है ना
कि जब मैनेजर काम कर रहे हैं, मालिक बहुत ज्यादा नहीं देख रेख कर पा रहा है, तो मजदूर क्या करते हैं, सोने चले जाते हैं, छुट्टी पे चले गए, काम चोरी कर ली, या कोई कच्चा माल चुरा के अपने घर ले गए, या प्रोडक्ट ले गए। तो होता क्या है, कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। जो वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर क्योंकि काम नहीं करेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ी। भाई जो खाली बैठा हुआ वहां पे सो रहा है या काम नहीं करा, छुट्टी लेके चला गया, तनख्वाह ले रहा है, सैलरी ले रहा है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ी। फिर रॉ मटेरियल अगर बाहर जा रहा है, चोरी हो रहा है, बेकार हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम देख रेख नहीं कर पाते उस चीज की, तो वो भी खराब हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। जब कॉस्ट बढ़नी शुरू होती है आपकी, देखो ये कॉस्ट बढ़ रही है आपकी लगातार और तेजी से बढ़ती है फिर आपकी, और उसके बाद उत्पादन तो कम रह जाता है और खराबी मतलब आपकी वेस्टेज ज्यादा होती है। तो उस वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। देखो ये ग्राफ में दिख रहा है आपको, शुरू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, फिर घटते 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 मिनिमम पॉइंट पे आई जो हम 6.3 ले सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है उसके साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली गई। तो ये एक कप शेप टाइप बन जाता है, यू शेप टाइप कह सकते हैं, ये कर्व बन जाता है आपका। और याद रखना कि ये यू शेप कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक एवरेज फिक्स कॉस्ट का है, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार घटती चली जाती है। जितना ज्यादा उत्पादन उतनी कम एवरेज फिक्स कॉस्ट। लेकिन यहाँ शुरू में ये बढ़ी हुई होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बीच में बिल्कुल कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जब हम बहुत देख रेख करते हैं ना, एकदम मैनेजर तैनात रहे, मालिक भी वहीं खड़ा हुआ है कि मजदूर कितना काम कर रहा है कितना, बहुत देख रेख करते हैं, तो उस समय बहुत कम हो जाती है। कोई चीज बिगड़ती नहीं है, मजदूर भी काम चोरी नहीं करते, तो उस समय बिगड़ती है। तो इंडस्ट्रीज में रियल फिनोमेना है ये, आप रियली अपने दिमाग से सोचेंगे तो इस तरह कनेक्ट कर पाएंगे। तो यू शेप कर्व आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में निकला। देन अब आते हैं वर्टिकल समेशन। अब वर्टिकल समेशन को लेकर बड़ी कंफ्यूजन होती है। व्हेनेवर आई टॉट, मैं भी क्लास में जब पढ़ाती मैडम ये कैसे हो गया। अब देखो बहुत सिंपल सा तरीका है इसको करने का। यहां देखो, अब हमने जो एवरेज कॉस्ट है वो किसका समेशन है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने यहां लिखा था, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आपकी एवरेज कॉस्ट होती है। यही सेम चीज यहां पे है, देखो बिल्कुल सेम है हमारा। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, एवरेज फिक्स कॉस्ट से और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ग्राफ बनेगा कैसे, सिंपल है बहुत ज्यादा। देखो यहां पे हमने ये दूरी ली, सपोज ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, सॉरी यहां पे ग्राफ में कह रही हूं, मतलब वैसे नहीं। अगर आपकी 4 सेंटीमीटर 4 इंचेस ले लो, कुछ भी ले लो आपके जो कॉपी में बनाओगे आप, वो आपने 4 सेंटीमीटर या 4 इंचेस ली आपने, ठीक है। अब ये इतनी 4 है, इस डंडे को यहाँ 4 का डिवाइड बना लो, ये लगभग इतना ही है, देखो सेम है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये कौन सी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, किस पॉइंट पर, इस पर, ठीक है। सपोज यहाँ हम 2 यूनिट्स कर रहे हैं, ठीक है, 2 यूनिट्स ले रहे हैं, कुछ भी अपना यहाँ समेशन करना आपको, ये आपकी इस पॉइंट पर, इस वाले पर Q1 लेते हैं इसको भाई, Q1 ले लिया, इस पॉइंट पर ये आपकी दूरी कितनी, एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का आप मेजरमेंट कर लो। अब क्या है, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, ये देखो ये है, अब ये 4 थी तो ये 2 है। अब सपोज ये 4 सेंटीमीटर रखी है आपने अपने ग्राफ में, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ABC वो कितनी है यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर। देखो होता क्या है कि इसके चक्कर में, अब ये है तो इसी के ऊपर पॉइंट, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो इतनी तो दूरी है, पर हम इसे भूल जाते हैं जो पोर्शन एक्स्ट्रा है, क्योंकि एवरेज आपने फिक्स कॉस्ट अलग कैलकुलेट करनी है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अलग। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 + 2 कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसको लेकर और इसको लेकर, देखो ये ऐड हुआ ये ऐड हुआ, इसको लेकर यहाँ पॉइंट जाएगा, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे बैठा आपका, और कुछ नहीं है आपको, फिर यहाँ पे यहाँ से पॉइंट लाना, इसको यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लेना, ये पॉइंट बन गया। अब इसका भी ऐसे ही समेशन होगा, ये दूरी और ये दूरी, ठीक है, इन दोनों को हम नाप लेंगे। अब ये कितनी है आपकी, ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो बराबर हैं। अब ये भी आपके 2 सेंटीमीटर का आपका मेजरमेंट हुआ, और ये भी दूसरा, देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों मिलानी है, 2 + 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर का कितना, 4 सेंटीमीटर। अपने ग्राफ पे आप देख सकते हो, वैसे अंदाज से कर लोगे, जब बनाने लगोगे तो बहुत इजी है। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 2 2, ठीक है। अब इसको यहां तक ले आओ, आपको बनाना बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको इसी मेथड से बनाना है, नहीं बनाना नहीं है, मैं बता रही हूँ वर्टिकल समेशन होता क्या है। वर्टिकल यानी ये जो आपकी वाई एक्सिस है, मतलब वर्टिकली ये कितना एवरेज फिक्स कॉस्ट वर्टिकली कितनी है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वर्टिकली यानी ऐसे लंबा, जैसे आई एम स्टैंडिंग वर्टिकल, जब हम लेटते हैं तो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जब हम खड़े होते हैं तो वर्टिकल होते हैं। तो वर्टिकल हाइट इनकी कितनी है, तो वर्टिकल हाइट यहाँ पे इन दोनों की, इसकी मिला के ये इतना था, ये इतना छोटा सा पोर्शन है, ये इतना बन गया।
अब ये दोनों बराबर है तो यहाँ 2 + 2 4 बन गया, तो 4 तो हम यहाँ लाएंगे ना भाई, देखो ये 4 था, अब ये 4 आ गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, अब तो इजी हो गया होगा, ये दूरी और ये दूरी, देखो ये कितना है, ये फिर से लग रहा है ना 4 सेंटीमीटर जैसा आपको, और ये 2 लग रहा है, तो फिर से हम 6 के करीब आ जाएंगे, 6 नहीं 5 कर सकते हैं इसको। तो अब ये यहाँ पर इस पॉइंट को हम ऐसे लेंगे, देखो आपको आराम से बनाना सिखाए, ये होगी एवरेज कॉस्ट। यानी इन दोनों को ऐड करके वर्टिकल समेशन ग्राफ में कैसे करते हैं हमने सीख लिया, इजी था ना। मतलब इन दोनों की दूरी करो और फिर नाप के इन कर दो, ठीक है। देन वर्टिकल समेशन क्लियर हुआ, अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट पे। मार्जिनल कॉस्ट वैसे कुछ नहीं है, अगर देखा जाए हर अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने की कॉस्ट होती है। जैसे कि मैं सपोज 10 ब्रेड के पैकेट बना रही थी, 10 की कॉस्ट आ रही थी 100 रुपीज, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी थी इसकी 100 रुपीज, 10 ब्रेड के पैकेट को बनाने की। एग्जाम्पल लिया हमने ऐसे कुछ भी, ठीक है। अब हमने जब 11वां पैकेट, अब 10 की कितनी थी 100 रुपीज, हमने 11वां ब्रेड का पैकेट जब बनाया तो हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ के कितनी हो गई, सपोज 111 रुपए हो गई। क्लियर है, ठीक है, 111। अब यहां टोटल कॉस्ट ये आपकी 11 होगी। अब टोटल कॉस्ट ऑफ 10 है ये, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ 10 है, और टोटल कॉस्ट ऑफ 11, ये नंबर रख सकते हैं, मतलब 10 यूनिट्स की कितनी है 100 रुपीज, 11 यूनिट्स जो टोटल कॉस्ट हमें ली वो कितनी हुई आपकी 111। तो हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, आपने देखा भी होगा, यहां पे लिखा है, देखो। अब इस एग्जांपल को यहां लिख सकते हैं हम, और टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स, n कितना है यहाँ पे हमारा, n है हमारा 11, जो फाइनल होता है ना बच्चों, उसे 11 मतलब उसे फाइनल को n कहते हैं। जैसे टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स, n कितना है यहाँ पे 11 है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ n यानी 11 यूनिट्स, 11 यूनिट्स का है माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 कितना है, अब देखो n माइनस 1 करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 11 माइनस 1, क्योंकि भाई n कितना 11 और माइनस 1 कितना करेंगे ना हम। अब देखो, अब ये आया निकल के आपका टोटल कॉस्ट ऑफ 11 कितना है 110, सॉरी हाँ 111 है, सॉरी, माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 कितना होता है 10, भाई 11 माइनस 1 कितना है 10, तो 10th यूनिट का क्या है हमारे पास, टीसी ऑफ 10 यूनिट्स का क्या है हमारे पास 100 है। 11 माइनस 1 10 होता है ना, तो इसको वैल्यू को हमने 10 मान लिया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स कितना है 100, तो 111 माइनस 100 कितना हुआ आपका 11 रुपीज 11। तो ये हुई आपकी मार्जिनल कॉस्ट, यानी अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने में कितनी लागत लगी, एक और ब्रेड का पैकेट बनाने में हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ी या कितने पैसे खर्च करने पड़े, वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल मतलब अंत वाला जो एडिशनल है, जो एक और मतलब है ना, तो समझ में आया, क्लियर है। टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स, ये फॉर्मूला है, ये इस तरह ऑपरेट करता है आपका। फिर से बता दूं एक बार, टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स, यानी उससे पहले वाली। और दिखा सकते हैं आपको, यहाँ पे टोटल कॉस्ट नहीं है हमारी, ये है टोटल कॉस्ट, देखो इसको लेके करेंगे अब हम। अब यहाँ देखो टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स, अगर कोई भी ले लो आप, कोई भी डिजिट अपने मनपसंद। तो मैंने सोचा कि आपने सिलेक्ट किया 4th यूनिट, अब 4th यूनिट सिलेक्ट किया आपने, अब 4th यूनिट में कितनी है टोटल कॉस्ट 38, और 38 का 4th का n माइनस 1 कितना है, ये तो n है 4 है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स माइनस n माइनस 1 कितना हुआ 3 होगा ना भाई, तो 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 3rd यूनिट, 3rd आउटपुट, 3rd कितना है ये आपका 34 है, 38 माइनस 34 कितना हुआ आपका 4 हो गया, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह ऑपरेट आपकी करती है। देन अब आप देखिए, ये सिंपल समझ में आया, अब इसका ग्राफ देखते हैं हम, ओके। अब ग्राफ में क्या, यहाँ पे हमने वर्टिकल एक्सिस में, ये जो वाई एक्सिस है आपका, ये वर्टिकल एक्सिस कहलाता है, इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी लिया, मार्जिनल कॉस्ट भी लिया, दोनों ले लिए हैं हमने। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किस तरह ऑपरेट कर रही है, शुरू में ज्यादा है, देखो मार्जिनल कॉस्ट शुरू में ज्यादा है, जब एक ब्रेड का पैकेट बना रही है, 1 यूनिट आउटपुट कर रहे हैं, तो कितनी है आपकी मार्जिनल कॉस्ट 10 है, फिर 2 कर रहे हैं तो 8, ये एवरेज कॉस्ट की तरह घटती है, लेकिन तेजी से घटती है और तेजी से ही बढ़ती है, इसका थोड़ा चाल थोड़ी ना तेज है, स्पीड ज्यादा है, ओके। अब ये 3rd यूनिट में कितनी है मार्जिनल कॉस्ट आपकी 6, फिर 4, फिर ये 5, फिर ऐसे करते करते आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती चली जा रही है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम ये देखें कि ये
पहले ज्यादा है, फिर कम होते होते मिनिमम पॉइंट पर आई, फिर बढ़ गई। इसका भी रीजन लगभग यही है। शुरू में क्या होता है, काम चोरी नहीं होती, देख रेख ज्यादा होती है, ज्यादा निगरानी रखी जाती है, तो कोई काम चोरी नहीं कर पाता, कोई चोरी भी नहीं कर पाता, सब लोग अच्छे से काम करते हैं, सारा रॉ मटेरियल ढंग से यूज होता है, कुछ भी वेस्टेज नहीं होता, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट घटती चली जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वेस्टेज होनी शुरू होती है, लोग काम चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, फालतू की सैलरी ले रहे हैं, या कुछ भी कारण हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे मजदूर ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो उसके बाद क्या है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है, मतलब हर अतिरिक्त इकाई को बनाने में ज्यादा कॉस्ट लगनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। ये भी हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह आपका यू शेप है, लेकिन इसका जो यू शेप है नॉर्मली वो ज्यादा स्टीपर होता है, ये थोड़ा जेंटल होता है, थोड़ा फैलाव ज्यादा होता है, ऐसे फैला हुआ होता है, और ये जो है ज्यादा डीप होता है ये स्लोप। यहाँ हम देखेंगे बाद में इसको, ठीक है। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ देखिए मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट लिया गया, क्यों लिया गया है? देखिए जब भी हम किसी आउटपुट के लेवल पर सारी मार्जिनल कॉस्ट को एक लेवल तक ऐड करेंगे, वो वेरिएबल कॉस्ट ही निकल के आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनफैक्ट। अब देखो यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट कहां तक की ऐड करें, थर्ड यूनिट तक की ऐड करके देखें। देखिए 10 प्लस 8 कितना हुआ 18, एंड 18 प्लस 6 कितना हुआ 24, थर्ड यूनिट तक लॉक कर लिया, लॉक कर लिया जाए, ठीक है। अब ये कितना है हमारा, कितना किया था हमने, 10 प्लस 8 एंड 24, ये 24 है थर्ड यूनिट तक, याद रखना। अब यहाँ आपका वेरिएबल कॉस्ट यहाँ कितना है 24, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी भी पॉइंट तक मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते हैं, उसके बाद उसका जो समेशन आता है वो वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आता है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करने पे हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल जाती है किसी भी लेवल के आउटपुट पर। और ये जो इसके नीचे जो सारा पोर्शन है, मतलब ये सारा वेरिएबल कॉस्ट है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम सारी की सारी मार्जिनल कॉस्ट को इस तरह ऐड करें, तो जो इसके नीचे शेडेड पोर्शन अगर हम बनाए आपकी बुक में है, वो सारा का सारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का मेजरमेंट है। ओके, अब आते हैं, ये तो हो गया हमारा रिलेशन। जैसे अब इसको ही करके दिखाना आपको, अगर करना है MC इक्वल टू समेशन सिग्मा MC इक्वल टू TVC, ऐसे कहा जाता है, या TVC उल्टा लिखते हैं, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सिग्मा MC। अब इसको करके देख लो आप, 10 प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू 24, कितने यूनिट्स के लिए था, 1 से लेकर थर्ड यूनिट तक था, तो 24 आपका आया है, ठीक है। यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका 24 आया MC को या मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करने पर, सिंपल खत्म हो गया ये। रिलेशन ऑफ AC एंड MC, यानी रिलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड आपका मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है। देखो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको दोनों के लिए क्या चाहिए, आपको टोटल कॉस्ट चाहिए, सिंपल है, दोनों निकाल ली हमने। टोटल कॉस्ट कितनी थी, 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48 एंड 56 एंड 72, ये दोनों को मिला के बनती है आपकी, दोनों को ऐड कर लो, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर लो। पिछले वाले में हमने कर रखा है आपके वीडियो में, लेकिन यहाँ बहुत रिपीटेशन करते तो आपको लगता है कि क्या बना हुआ है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड, फिक्स कॉस्ट और आपके वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करने से हमें टोटल कॉस्ट मिल जाती है। जीरो आउटपुट है, खाली फिक्स कॉस्ट इसलिए 10 है। अगर आपका 1 यूनिट कर रहे हैं आपके, तो एवरेज कॉस्ट आपकी 10 और फिक्स कॉस्ट 10, तो 20 हो गया। इस तरह ऐड करके हमने किया है, जैसे 10 प्लस 18 था आपका सेकंड यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट आपका, ठीक है ये, तो इसका आपका 28 आ गया। इस तरह आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई आपकी। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। आपको भी पता है जब किसी चीज को 0 से, किसी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट उसका वैल्यू आती है, इन्फिनिटी आ गई यहाँ पे। और मार्जिनल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 0 है, आउटपुट 0 तो कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट 20 है, एंड 20 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल 20, इसलिए एवरेज कॉस्ट कितनी है 20 है। लेकिन अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो थी आपकी, जो मार्जिनल कॉस्ट है, तो आपकी 20 माइनस 10, क्योंकि TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1, तो यहाँ TC ऑफ n क्या है आपकी 20 है, यानी n यहाँ 1 है, और TC ऑफ 0 n माइनस 1 कितना होता है, यानी 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 की कितनी थी 10, तो 20 माइनस 10 इज आपका 10। फिर इस तरह इसी फॉर्मूले से निकाला, 28 माइनस 20 इज 8, 34 माइनस 28 इज आपका 6, इस तरह हम निकालते चले जाएंगे, राइट। सिंपल आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल गया, एवरेज कॉस्ट भी निकल गया। टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से तो आपकी एवरेज कॉस्ट निकलेगी, और अगर दूसरी वाली अगली वाली से पिछली वाली टोटल कॉस्ट को, ये आगे वाली है कि नहीं 20, इससे पहले वाली
टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी। ये बहुत ज्यादा इजी है। फॉर्मूला थोड़ा लग रहा होगा आपका, तो टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस वन की क्या पता नहीं एल्गोरिथम आ गया, क्या ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ गया, बहुत ज्यादा सिंपल है। टीसी टीसी लिखना, देखो सिंपल है, टीसी माइनस टीसी लिख देना, सिंपल है। ओके, उसके बाद यहाँ एन लिखना, यहाँ एन माइनस वन लिखना। जब मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते थे तो मैं ये ट्रिक अपना लेती थी, आप भी अपना लो, ठीक है। तो ये क्या है, MC इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस वन। TC TC लिखो, दोनों में TC, n लिखो, दूसरे में n माइनस वन, हो गया। अब हमारा ये निकल गया। अब देखो इसका ग्राफ कैसे आप ऑपरेट करेंगे या कैसे बनाएंगे। एवरेज कॉस्ट आपको पता है, ये ऐसे बनी थी आपकी, ये वाली, हाँ ये ऐसे शेप था आपका, यू शेप, थोड़ा सा फैला हुआ, मतलब एक चौड़ी आपकी बोल कह सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा बोल, जिसमें आप कॉर्नफ्लेक्स खा लेंगे, बड़ा सा बोल, ये बड़ा सा बोल है। अब ये टेढ़ा बोल बना दो, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा। अब क्या हमने देखा था, मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो स्टीप है, तो स्टीप का मतलब है यहाँ से ये अब इसके नीचे से शुरू होगा। देखो याद रखना, एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे से शुरू होगा, ये ऊपर से शुरू हो रहा है एवरेज कॉस्ट कर्व, अब यहाँ से नीचे से शुरू होगा। देखो यहाँ से मैंने ये बनाया है, आपको पॉइंट्स दिखाए हैं क्योंकि बना सकूं मैं। यहाँ से नीचे से शुरू हुआ, ये गया, 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 ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया भाइयों, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। हो जाता है फ्री हैंड में, कभी कभी बोर्ड पे मेरा हाथ थोड़ा फिसल जाता है। देखिए यहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, देखो कैसे ऑपरेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, शुरू तो कैसे हुआ, नीचे से, यानी कि इसका जो स्टीप है, स्लोप है वो स्टीप है। अब यहां से जब घट रहा है, सॉरी ये घट रहा है तो तेजी से घट रहा है ना, बहुत तेजी से घटा, इसका जो मिनिमम पॉइंट है पहले आ गया, इसका मतलब तेजी से घट रहा है, स्पीड ज्यादा है, मैंने पहले बताया स्पीड ज्यादा है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जब स्पीड से घटते घटते फिर बढ़ रहा है, यहाँ पे घट भी गया है, मिनिमम पॉइंट आ गया, उसके बाद इसको यहाँ पे जाके ये एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे काटता है। याद रखना हमेशा कि ये एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मिनिमम पॉइंट पे काटते हुए फिर ऊपर निकल जाता है। अब इधर तो निकलेगा नहीं, जब मिनिमम पॉइंट पे काटेगा तो बीच से ही निकलेगा ना भाई। सिंपल सा है, एक कटोरा बनाना और नीचे से उसके खींच देना, ऐसे धारी सी आपकी रेखा खींच देना, बहुत सिंपल से बन जाएगा, बहुत आसान है। अब मिनिमम पॉइंट पे काटता। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल, देखो यहाँ पे Q है, आउटपुट है, यहाँ पे आपका MC और AC है। याद रखना, कभी कंफ्यूजन होती है ना तो आपको ग्राफ याद है अगर, तो जो ग्राफ के जो भी टाइप है, जैसे MC और AC का ग्राफ है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का ग्राफ है, तो यहाँ पे MC और AC लिखे जाएंगे हमेशा। देखो यहाँ पे क्या था, ये ग्राफ AC ABC FSC ये लिखा गया, यहाँ नीचे आउटपुट लेते हैं नॉर्मली हम, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे, AC एंड MC की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन AC फॉल्स MC इज लोअर देन AC। क्यों है लोअर, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है भाई। जब ये घटती है तो नीचे ही तो रहेगी, मतलब तेजी से घट रही तो भाई स्टीप होगा, इसका स्लोप तो नीचे रहेगी। When AC rises, अब जब AC बढ़ रही है तो भी ये तेजी से बढ़ेगी, तो ये स्टीप हो गया स्लोप, क्योंकि इसका स्टीप स्लोप है, ठीक है। इसका स्लोप जो है बहुत स्टीप है, तो तेजी से घटेगी और तेजी से बढ़ेगी, तो दोनों में आपकी ग्रेटर स्पीड रहेगी। देखो यहाँ पे देखो, AC falls एंड AC rises लिख देना, दोनों में AC rises एंड AC falls है, पहले में AC falls है, तो MC इज लोअर देन AC, मतलब इससे नीचे रहेगी। मतलब लोअर का यहाँ मतलब ये है कि ये नीचे की तरफ स्थित है, स्पीड लोअर नहीं है इसकी सिचुएशन, ये कंडीशन, ये इसकी जो स्थिति है वो उससे नीचे है, क्योंकि बहुत तेजी से घट रही है। अब यहाँ पे हमने देख लिया, व्हेन AC डजंट चेंज MC इज इक्वल टू AC। अब MC जो है, जब आपका दोनों सेम होंगे AC और MC, जब AC कांस्टेंट हो जाएगी और MC आपके AC को मिनिमम पॉइंट पर काटेगी, उस समय क्या होता है कि आपकी AC और MC दोनों बराबर होती है। तो याद रखिएगा, AC के मिनिमम पॉइंट पर, यानी कि एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर AC और MC दोनों बराबर होते हैं, और MC हमेशा एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पर काटती है। देन रिलेशन बिटवीन TC एंड MC, यानी टोटल कॉस्ट और MC के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब देखो TC क्या है, हमने पहले भी देखा था, हमने पहले वाले वीडियो में टोटल कॉस्ट बनाया था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। तो चैप्टर का एंड है, ये देखिए टोटल कॉस्ट कर्व खाली बनाया हमने, दो वेव्स बनाए थे ना, हॉरिजॉन्टल कर्व, वो वाला कर्व है ये। अब ये वेवी टाइप का होता है आपका टोटल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट से इसका क्या रिलेशन है, ये देखो शुरू में क्या हो रहा है, TC इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। शुरू में जो TC कर्व है देखो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, आराम से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखो MC है, उसी समय डिक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि जब
मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है तेजी से नीचे की तरफ, तो उस समय टोटल कॉस्ट जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है आराम से। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, उस समय टोटल कॉस्ट उस समय उसके बाद तेजी से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है मिनिमम के बाद, क्योंकि बढ़ रही है ना। अब ये एक आपके कट ऑफ पॉइंट ले लो जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है और टोटल कॉस्ट वहां पे आपकी स्थिर सी हो जाती है, एकदम से वहां पे एक चेंज आता है। यहां तक तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी, उसके बाद किससे बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी। अब तो टोटल कॉस्ट पे भी असर पड़ेगा। जब भाई मार्जिनल कॉस्ट पे अंतर पड़ेगा, यानी कि हर एक इकाई अब ज्यादा महंगी बनेगी, तो टोटल कॉस्ट पे असर पड़ेगा। टोटल कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है उसका, कि वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये भी तेजी से बढ़ रही है, वो भी तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। बोथ आर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट नाउ। शुरू में ये डिक्रीज हो रही थी, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, लेकिन बाद में दोनों ही इंक्रीजिंग रेट से बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, आपके लिए मैंने कोड भी बना दिया है इसके लिए बहुत आसानी से। पहले ये देख लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता है, टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस 1। मार्जिनल कॉस्ट इज डिमिनिशिंग, टीसी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। जब मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो टीसी क्या है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से। मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो टीसी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, बता दिया हमने। और मार्जिनल कॉस्ट लोएस्ट है, टीसी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, वहां से कट ऑफ आता है, वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना बंद हो जाती है और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर देती है। तो इसके लिए कोड है, देखो। अब एमसी डिक्रीज हो रही है अगर, तो हम कंडीशन यहां पे ली है हमने, अगर मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, टीसी इंडेक्स, ठीक है, यानी कि टीसी इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट से। इंडेक्स का मतलब, टीसी इंडेक्स का मतलब है, देखो कोड बना टीसी इंडेक्स, यानी टीसी यानी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट से। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जब इंक्रीज हो रही है तो टीसी इन यानी इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट से, टीसी इन यानी टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। देन लास्ट है मार्जिनल कॉस्ट स्टॉप्स, यानी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम पॉइंट आ जाती है, थोड़ी देर रुकती है, उस समय क्या होता है, टीसी स्टॉप्स, एसटी इंडेक्स। फिर इंडेक्स कहाँ है, शुरू में इंडेक्स है, बाद में भी इंडेक्स है, बीच में क्या जोड़ा, एसटी यानी स्टॉप, टीसी एसटी इंडेक्स, यानी टोटल कॉस्ट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। सो होपफुली टॉपिक समझ में आया, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आई एम स्टैंडिंग बाय दिस साइड, ओके। सो टेक केयर, होपफुली आप सब खुश रहें, हमेशा पढ़ते रहें और समझते रहें, चीज़ों को समझ के पढ़िए। इकोनॉमिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट दीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल से चार्ट्स हैं, डायग्राम बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना तो पड़ेगा। देखिए, अब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी।